नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत 5वीं इकाई से साहित्य और समाज विषय पर चर्चा करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने मनुष्य की परिभाषा देते हुए उसे सामाजिक पशु कहा है। इसका भी यही आशय है कि पशु की आहार, निद्रा, भय आदि सभी प्रवृत्तियां मनुष्य में हैं, परंतु वह बुद्धि के बल पर पशु से ऊपर उठकर समाज बनाता है। समाज बनाकर सामाजिकता का परिचय देता है। समाज में रहकर मनुष्य अनेक कृतियां प्रस्तुत करता है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कृति साहित्य है। इस तरह साहित्य मनुष्य की कृति है। वस्तुतः साहित्य मानव के मस्तिष्क का भोजन है, उसकी वैचारिक चेतना के विकास का सूचक और भावों का आदर्श है। इसी कारण विद्वानों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। विद्वानों ने साहित्य की अनेक परिभाषाएं दी हैं। संस्कृत के परवर्ती आचार्यों ने साहित्य का आशय काव्यशास्त्र या अलंकार शास्त्र ग्रहण किया है, परंतु विश्वनाथ ने साहित्य का अर्थ उन समस्त काव्य रचनाओं से लिया है जिनमें लौकिक ज्ञान का समावेश किया गया है। इस कारण साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति यह कहकर की गई कि हितेन सहितम सह वा सहितम तस्य भावः साहित्यम, अर्थात जिसमें हित का भाव, लोक मंगल का भाव विद्यमान हो, जिसके द्वारा समाज का हित चिंतन व्यक्त हो, वह साहित्य कहलाता है। साहित्य का हित चिंतन विश्व बंधुत्व तथा विश्व कल्याण की भावना पर आधारित रहता है। इस तरह एक व्यष्टिगत हित चिंतन है तो दूसरा समष्टिगत हित चिंतन। अतः जिस रचना में समष्टिगत लोक हित का चिंतन रहता है उसे साहित्य कहते हैं। साहित्य रचना का उद्देश्य मानव समाज का हित चिंतन करना और उसकी चेतना का पोषण करना है। इससे यह सिद्ध होता है कि साहित्य लोक संग्रह के कारण ही उपयोगी माना जाता है। यदि कोई रचना समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो वह साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सकती। वैसे भी बिना उद्देश्य एवं उपयोगिता के किसी वस्तु की रचना नहीं की जाती। बिना उपयोगिता के रचा गया साहित्य मात्र कूड़ा कचरा है जो रद्दी के ढेर में विलीन हो जाता है, लेकिन उपयोगी साहित्य अमर बन जाता है। इसलिए साहित्य की कसौटी उपयोगिता ही है। साहित्य के द्वारा मानव चेतना का प्रसार होने से उसमें शिवत्व की स्थापना होती है। हम अपने राष्ट्रीय इतिहास से अपने देश की गरिमा, अपनी सभ्यता एवं संस्कृति और अपने परंपरागत रीति रिवाजों, आदर्शों एवं विचारों से परिचित होते हैं। हमें अपने साहित्य का अनुशीलन करने से ही पता चलता है कि शताब्दियों पूर्व हमारे देश में कैसा आचार विचार था, किस प्रादेशिक भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, कौन सी वेशभूषा थी, धार्मिक तथा आर्थिक दशा कैसी थी और सामाजिक जीवन किस तरह से चल रहा था। इन सब बातों का ज्ञान हमें साहित्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। साहित्य और समाज का अविच्छिन्न संबंध रहा है। समाज यदि आत्मा है तो साहित्य उसका शरीर है। बिना समाज के साहित्य जीवित नहीं रह सकता और बिना साहित्य के समाज का स्पष्ट प्रतिबिंब भी नहीं देखा जा सकता है। साहित्यकार समाज का एक ही अंग होता है। उसकी शिक्षा दीक्षा समाज में ही होती है। उसे सामाजिक जीवन में ही अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए वह तत्कालीन समाज की रीति नीति, धर्म कर्म, आचार व्यवहार तथा अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपनी कृति के लिए प्रेरणा ग्रहण करता है। साहित्य में उसी की अभिव्यक्ति रहती है। अनेक विद्वानों ने
साहित्य और समाज के इस अन्योन्याश्रित संबंध को स्पष्ट किया है। यथार्थतः समाज की जैसी परिस्थितियां और विचार होते हैं, साहित्य में भी वैसा ही परिवर्तन आता जाता है। यदि समाज में वीर भावना है तो साहित्य में शौर्य का भी चित्रण दिखाई देगा, और समाज में विलासिता का साम्राज्य है तो साहित्य भी श्रृंगारिक होगा, क्योंकि साहित्यकार लोक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उस पर तत्कालीन परिवेश का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसी कारण साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इसमें समाज का अंग प्रत्यंग स्पष्टतया प्रतिबिंबित होता है। संसार की कोई भी जाति अपने साहित्य वैभव के बल पर ही आदरणीय मानी जाती है। उसका सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास साहित्य पर ही निर्भर रहता है। इसलिए जिस देश या समाज में श्रेष्ठ साहित्य की रचना नहीं होती, वह मृतक समान ही माना जाता है। कोई भी साहित्य अपने समाज से अछूता नहीं रहता। साहित्य का प्रतिभा प्रसाद समाज के वातावरण पर खड़ा होता है। यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि जैसा समाज होता है वैसा ही उस काल का साहित्य भी बन जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी साहित्य का आदिकाल एक प्रकार से युद्ध युग था। समाज में शौर्य और बलिदानी की भावना थी। वीर योद्धा प्राणोत्सर्ग करना साधारण धर्म कर्म मानते थे। उस समय चारण कवि कलम के साथ तलवार के भी धनी होते थे। फलस्वरूप वीर गाथा काव्यों की रचना हुई। परवर्ती काल में मुगलों के आक्रमणों से भारतीय राजा शक्तिहीन हो गए थे। समाज में धार्मिक विद्वेष चल रहा था। इस कारण सूर और तुलसी आदि भक्त कवियों ने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया तथा सामाजिक समन्वय की भरपूर चेष्टा की। रीतिकाल में विलासिता का जोर रहा। फलस्वरूप साहित्य में श्रृंगार चेष्टाओं का अतिशय चित्रण किया गया। आज विज्ञान का युग है। इसके प्रभाव से सामाजिक दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में अत्यधिक परिवर्तन आ गया है। यह परिवर्तन साहित्य में भी दिखाई देता है। आज के साहित्य में जो आक्रोश, सपाट बयानी, संघर्ष आदि का चित्रण हो रहा है, राष्ट्रीयता व समाजवाद की जो भावना व्यक्त हो रही है, वह सब वर्तमान सामाजिक दृष्टिकोण का ही परिचायक है। इससे स्पष्ट है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण समाज का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि साहित्य सामाजिक चेतना का परिचायक और मानव मस्तिष्क का पोषक होता है। समाज का साहित्य से और साहित्य का समाज से मौलिक संबंध है। समाज के बिना साहित्य की रचना संभव नहीं और साहित्य के बिना समाज की प्रगति भी संभव नहीं। सामाजिक जीवन के साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है। जिस तरह कला जीवन के लिए मान्य है, उसी प्रकार साहित्य मानव समाज के लिए जरूरी है। साहित्य का सौंदर्य उनकी सामाजिक उपयोगिता है। यह व्यष्टि और समष्टि रूप में मानव समाज का उपकरण और उपदेष्टा है। उससे ही सत्यम शिवम सुंदरम की भावना पल्लवित हो सकती है। धन्यवाद।